वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर का एजेंडा एकदम क्लियर और फोकस्ड है। हम कवर करेंगे वेव ऑप्टिक्स फंडामेंटल्स, हाइगेंस प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट्स, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन और एंड में न्यूमेरिकल्स एंड मेमोरी ट्रिक्स के साथ कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके बोर्ड्स, सीयूईटी और जेयू के लिए एक्सट्रीम हाई यील्ड हैं। सेक्शन 1 वेव ऑप्टिक्स फंडामेंटल्स। हिस्ट्री में पहले न्यूटन और डिकार्ड्स का मानना था कि लाइट पार्टिकल से बनी है, जिसे कॉर्पस्कुलर मॉडल कहते थे। पर हुइगन्स ने आकर वेव मॉडल इंट्रोड्यूस किया और इस वेव मॉडल का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट एसेंशियली एक ऐसी सरफेस है जहां सारे पॉइंट्स कांस्टेंट फेज में ऑसिलेट करते हैं। मतलब अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है तो एनर्जी हमेशा उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी। और हाँ, एक पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट हमेशा स्फेरिकल बनता है, इसको ध्यान में रखना। सेक्शन 2 हॉयगन्स प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट्स। अगर आपको वेव फ्रंट्स का बेसिक आइडिया एकदम क्लियर हो गया है तो कमेंट्स में एक जल्दी से हाइप ड्रॉप कर देना। अब ह्यूगन्स प्रिंसिपल एग्जैक्टली कहता क्या है? सिंपल टर्म्स में किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स बन जाता है जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहां एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ए बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम पर स्ट्राइक कर रहा है। ह्यूगन्स कंस्ट्रक्शन यूज करके हम देख सकते हैं कि कैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी रिफ्लेक्ट होने के बाद सीई बन जाता है। अगर आप केयरफुली ट्राइंगल्स ईसीए और बीसीए को ऑब्जर्व करोगे तो मैथमेटिकली वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। बस यही से प्रूव हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल है। रिफ्लेक्शन का पूरा लॉ वेव थ्योरी से परफेक्टली वैलिडेट हो गया। रिफ्रैक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रहा उसका क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ आई सी इक्वल्स N2 डिवाइडेड बाई N1। यहाँ N2 रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N1 डेंसर मीडियम का। मैं एक सेकंड पॉज ले रहा हूँ, इसको आराम से आपने नोट्स में लिख लो। याद रखना, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल IC से बड़ा हो गया तो लाइट आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि पूरी की पूरी डेंसर मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाएगी। सेक्शन 3 इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस के बारे में एक फैक्ट हमेशा याद रखना, यहाँ लाइट एनर्जी कभी लूज या डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। इसका फिजिकल इंट्यूशन समझो। इमेजिन करो पानी के अंदर दो नीडल्स एक साथ अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो उन दोनों इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा। जहां क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप करेंगे वहां एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशन पर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्मूला I इक्वल्स 4I0 cos स्क्वायर ब्रैकेट में phi/2। यहाँ I0 इंडिविजुअल सोर्स की इंटेंसिटी है और phi आपका फेज डिफरेंस है। मैं थोड़ा रुकता हूँ, इसे बॉक्स में डालकर नोट कर लो क्योंकि सारे मेजर न्यूमेरिकल्स यहीं से सॉल्व होंगे। इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच का ये मैथमेटिकल रिश्ता आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। अब इस फॉर्मूला की मैं कंडीशंस देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब वेव्स एकदम इन फेज मिलती हैं। इसके लिए फेज डिफरेंस 0, 2π या 4π होना चाहिए। यहां आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनेगा जब वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी, मतलब फेज डिफरेंस π, 3π या 5π होगा। ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी एग्जैक्टली 0 हो जाती है और वहां कंप्लीटली डार्क फ्रिंज बनती है। पर एक प्रॉब्लम है, एक क्लियर स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए, मतलब प्रॉपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने के लिए आपको कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं। ये वो सोर्सेज हैं जो टाइम के साथ एक कांस्टेंट और स्टेबल फेज डिफरेंस मेंटेन करते हैं। अगर आपके सोर्सेज इनकोहेरेंट हैं तो फेज डिफरेंस इतनी तेजी से फ्लक्चुएट करेगा कि आपको कोई फ्रिंज दिखेगी ही नहीं। आपको बस एक यूनिफॉर्म एडेड एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देगी। तो रियल लाइफ में हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाते कैसे हैं? यहां काम आता है फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या YDSC सेटअप। इसमें हम एक सिंगल सोर्स S को दो स्लिट्स S1 और S2 में स्प्लिट कर देते हैं। दो अलग अलग लाइट बल्ब्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, पर एक ही सोर्स को स्प्लिट करने से S1 और S2 से निकलने वाली वेव्स ऑटोमेटिकली फेज लॉक्ड और कोहेरेंट हो जाती हैं। यही कोड ट्रिक है एक क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने की। सेक्शन 4 डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन बेसिकली लाइट का अन ऑब्स्टिकल्स या स्लिट्स के एजेस से बेंड होना है जो उसकी वेवलेंथ के साइज के होते हैं। एग्जाम्स के लिए ये हाई यील्ड है क्योंकि डिफ्रैक्शन ही माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स की एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन लिमिट सेट करता है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को कितना अलग अलग और क्लियर दिखा सकता है वो इससे डिसाइड होता है।
और हाँ, आपने उन सीडीज के ऊपर जो ब्राइट रेनबो कलर्स देखे होंगे, वो बेसिकली एवरीडे लाइफ में डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से ही बनते हैं। अब पोलराइजेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड जैसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती। अब इस कॉन्सेप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, मैलिसिस लॉ, I = I0 cos square थीटा। थोड़ा टाइम दे रहा हूं, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ थीटा वो एंगल है जो इंसिडेंट लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच बनता है। सेक्शन 5 न्यूमेरिकल्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। अगर ये लेक्चर और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स आपकी एग्जाम प्रेप में हेल्पफुल लग रहे हैं तो एक बार हाइप जरूर करना। किसी भी वेव ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल को इफेक्टिवली अप्रोच करने के लिए ये 4 स्टेप वर्कफ्लो हमेशा याद रखना। स्टेप 1, क्वेश्चन को शांति से रीड करो और सारी गिवन वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लो। स्टेप 2, हमेशा चेक करो कि लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है या डिस्ट्रक्टिव, यानी फेज डिफरेंस की कंडीशन पकड़ो। स्टेप 3, उस लॉजिक के बेस पर अपनी सूटेबल इक्वेशन चूज करो। और स्टेप 4, बिना कैलकुलेशन मिस्टेक किए डायरेक्टली इंटेंसिटी या फ्रिंज विड्थ के लिए सॉल्व कर दो। Section 6. Common exam mistakes. एग्जाम हॉल के हाई प्रेशर में बहुत बच्चे फालतू गलतियां करते हैं। सबसे कॉमन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फेस कंडीशंस को मिक्सअप कर देना। ऑड और इवन मल्टीपल्स को बहुत ध्यान से यूज करना। दूसरा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते वक्त बहुत स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं। याद रखना, इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरा, सबसे बड़ा पिटफॉल, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स एडिशन को कंफ्यूज करना। कोहेरेंट में हम प्रॉपर्ली वेक्टर सम करते हैं फेस फॉर्मूलाज के साथ, जबकि इनकोहेरेंट में हम सीधा इंटेंसिटीज को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इन गलतियों को अवॉइड करना है हर हाल में। तो इस लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स के फंडामेंटल्स, ह्यूगन्स प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन और न्यूमेरिकल्स के राइट अप्रोचेस को ठीक से रिवाइज कर लिया है। पर लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको एक डीप सोचने वाली बात देकर जा रहा हूं। अगर लाइट को ट्रैवल करने के लिए सच में किसी मीडियम की जरूरत नहीं है और ये टोटली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वैक्यूम ऑफ स्पेस में एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज है जो वेविंग या ऑसिलेट कर रही है? इसके बारे में सोचना जरूर।